हेलो एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी लोग। हार्दिक स्वागत करते हैं आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल यूनिक एकेडमी के अंदर। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम कक्षा 10 विषय सामाजिक विज्ञान गाला असाइनमेंट 2026 का विभाग नंबर बी पेपर नंबर 1 एकदम सरल भाषा में आपके सामने पेशकश करने जा रहे हैं। अगर आपने हमारे चैनल्स को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन पर क्लिक करें जिससे मेरे वीडियो का नोटिफिकेशन आपको 1 बाय 1 मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले है पूछे अनुसार उत्तर लिखो। राइट, 13 में से 9 करना है। हम तो आपको सब समझाएंगे। क्वेश्चन 25, भारत की सांस्कृतिक विरासत विविध, समृद्ध और विविधतापूर्ण हो गई है, यह कथन समझाओ। अर्थात जो हमारे भारत की सांस्कृतिक विरासत है उसमें बहुत सारी विविधता है। भारत की सांस्कृतिक विरासत समृद्ध है। राइट, कैसे? तो इसका आंसर हम देखते हैं एकदम आसान भाषा में। भारत की सांस्कृतिक विरासत खूब समृद्ध तथा विविधतापूर्ण है। समृद्ध यानी काफ़ी ज़्यादा महंगा, काफ़ी ज़्यादा वैल्यूबल, और विविधतापूर्ण मतलब हमारे देश की सांस्कृतिक विरासत में बहुत सारे वेरिएशन दिखाई देते हैं। क्यों? आर्यों से लेकर भारत में आर्य आए, भारत में अंग्रेज आए, भारत में फ्रांस, राइट, फ्रांस है ये, क्या है ये? फ्रांसीसी, यानी फ्रांसीसी लोग आए, पुर्तगाली लोग आए, अलग अलग विविध प्रजातियां भारत में आई, और आने के साथ साथ उनका आदान प्रदान हुआ, उनके संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। अर्थात शॉर्टकट में हम ये बोल सकते हैं कि आर्यों से लेकर अंग्रेज, फ्रांस, पुर्तगाली, डच, डैनिश, बहुत सारे लोग भारत में आए और अपनी संस्कृति का आदान प्रदान करके भारत की संस्कृति को एक सुंदर संस्कृति दे दिए। ठीक है। सांस्कृतिक विरासत में मंदिर आता है, शिलालेख आता है, स्तूप, विहार, चैत्य, राजमहल, दरवाजा, इमारत आदि का ऐतिहासिक स्मारकों में समावेश होता है। अर्थात हमारे देश में सांस्कृतिक विरासत में जो भी मंदिर, शिलालेख, स्तूप, विहार, चैत्य, राजमहल हैं, वे सभी ऐतिहासिक स्मारकों में आते हैं जो हमारे देश की प्रतिष्ठा में वृद्धि करते हैं। ठीक है। फिर भारत में भी भाषा हुई, लिपि हुई, साहित्य, युद्ध शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वास्तुशास्त्र वगैरह अलग अलग शास्त्रों का सर्जन भारत की विरासतों को समृद्ध बनाता है। और ये सब भाषा, लिपि, साहित्य, युद्ध शास्त्र, प्राणी शास्त्र, वास्तुशास्त्र, ये सब भारत की सांस्कृतिक विरासत में आते हैं। इन तरह से हम कह सकते हैं विद्यार्थी मित्रों, इस आधार पे हम कह सकते हैं कि भारत की सांस्कृतिक विरासत विविध, समृद्ध और विविधतापूर्ण हो गई है। ठीक है, आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगोलॉइड प्रजा की जानकारी दीजिए। कौन सी प्रजा? मंगोलॉइड। तो सबसे पहले मंगोलॉइड प्रजा पश्चिम चीन से होकर तिब्बत से भारत आई। यानी ये पश्चिम चीन से निकली और तिब्बत के रास्ते से कहाँ आई? भारत में आई। भारत में आकर उत्तर आसाम, सिक्किम, भूटान, पूर्व बंगाल में बसे थे। सबसे पहले जब ये आए तो उत्तर में आसाम, सिक्किम, भूटान में, और पूर्व में बंगाल में जाके बसे थे। जैसे जैसे समय बीतते गया इनका भारतीकरण होता गया, अर्थात भारत में ये फैलते गए। इन प्रजा का जो मेन विशेषता है, वर्ण पीला, चपटा, यानी कपड़े जो होते हैं वह पीले रंग के पहनते हैं, चपटा चेहरा, इनके गाल उभरे हुए होते हैं और बादामी आंखें होती हैं। ये इनकी शारीरिक लक्षण है। पीला वस्त्र धारण करना, ठीक है, पीला वस्त्र धारण करना, यहाँ वस्त्र आएगा, थोड़ा गलती हो गई है, वस्त्र पीला, ठीक है, पीला वस्त्र धारण करना, चपटा चेहरा, उभरे गाल और बादामी आंखें इनकी शारीरिक लक्षण है। फिर मंगोलॉइड प्रजा का पीला रंग होने से उन्हें किरात प्रजा भी कहते हैं। राइट, ये वर्ण ही आएगा, वर्ण, सॉरी थोड़ी गलती हो गई है। ठीक है, ये वर्ण, ठीक है, राइट। फिर मंगोलॉइड प्रजा का पीला रंग होने से उन्हें किरात प्रजा भी कहते हैं। यानी मंगोलाइट को लोग किरात प्रजा भी कहते हैं क्योंकि वो, राइट, पीला रंग होने की वजह से। राइट, ये मंगोलॉइड कंप्लीट होता है। आगे चलते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 27, मुझे पहचानो और लिखो मेरा नाम। वैष्णव संप्रदाय की श्रृंगार भक्ति के साथ उत्तर भारत में विकास किया हुआ नृत्य यानी कथक। वैष्णव संप्रदाय के श्रृंगार भक्ति के साथ उत्तर भारत में विकास किया हुआ नृत्य अर्थात कथक। मैं संगीत
का संबंधित वेद गिना जाता हूँ, तो सामवेद ये संगीत का वेद गंगोत्री है। नेक्स्ट क्वेश्चन 28, पर्यटन उद्योग से स्थानिक लोगों को रोजगार के साथ साथ आर्थिक समृद्धि भी मिलता है, यह विधान समझाओ। ठीक है, तो जो पर्यटन उद्योग में जैसे प्रवासी जो होते हैं, ये प्रवास के स्थान पर जाते हैं तो होटल तथा रेस्टोरेंट के मालिक खाद्य पदार्थ के विक्रेताओं से, स्थानिक कला कारीगरों से वस्तु खरीदते हैं, जिससे उन व्यापारियों को आय प्राप्त होता है। अर्थात पर्यटन उद्योग के पास, पर्यटन स्थल के पास जिन लोगों के घर है, वे लोग होटल के रूप में घर भाड़े पे देते हैं। वहाँ पर वो लोग अपने घरों में रेस्टोरेंट खोल के खाना वाना देते हैं, खाद्य पदार्थ बेचते हैं, लारी गल्ला लगा के बेचते हैं, और जो भी प्रवासी आते हैं ये सब यूज़ करते हैं, जिससे आसपास के लोगों को उसका लाभ होता है। दूसरा, प्रवास की प्रवृत्ति में फेरी लगाने वाले, जो लारी वाले लगाते हैं, उन प्रजा को भी रोजगार मिलता है। फिर टूर्स एंड ट्रैवलर्स, राइट, टूर्स एंड ट्रैवल्स की सुविधा को पूरा करते एजेंट तथा ऑपरेटरों की भी कमाई होती है। आसपास के जो लोग होते हैं ना, जो प्रवासी घूमने आते हैं, उन लोगों के एजेंट के रूप में काम करते हैं। मतलब वो लोगों को उस जगह पे अच्छे से घुमाते हैं, उस जगह के बारे में बताते हैं, एक गाइडर के रूप में, आसपास के लोग एक गाइडर के रूप में काम करके भी अच्छा खासा पैसा कमा लेते हैं। राज्य सरकार को अलग अलग टैक्स से आय प्राप्त होता है, पर्यटन विभाग से, पर्यटन उद्योग से, राइट, पर्यटन स्थलों से राज्य सरकार को और साथ ही साथ केंद्र सरकार को अलग अलग तरह से लाभ प्राप्त होता है। इस तरह से पर्यटन उद्योग से स्थानिक लोगों को रोजगार प्राप्त होता है और आर्थिक समृद्धि भी मिलता है, देश का भी विकास होता है। ठीक है, आगे देखते हैं। पानी की कमी के लिए जवाबदार कारण लिखो। तो जल की कमी के लिए जिम्मेदार कारण इस प्रकार है, जैसे कि बढ़ती जनसंख्या के लिए अनाज की बढ़ती मांग। भारत देश की जनसंख्या काफ़ी तेज़ी से बढ़ रही है, तो अनाजों की भी मांग बढ़ रही है, और अनाजों की मांग बढ़ेगी तो अनाज को उत्पन्न करने के लिए पानी का मांग बढ़ेगा, तो पानी की कमी के लिए जवाबदार कारण है। नगदी फसलों का उगाना, अब ज़्यादा से ज़्यादा किसान नगदी फसल को उगा रहा है। नगदी फसल यानी फसल को तैयार होते ही उसको मार्केट में बेच दो, डायरेक्ट खेत से ही बेच दो। रबर, कॉफ़ी, कोको डायरेक्टली बेच दिया जाता है। फल की खेती, तो इन सब में ज़्यादा से ज़्यादा पानी जाता है। ठीक है, बढ़ता शहरीकरण, शहरीकरण बढ़ रहा है, गांव से लोग शहरों की तरफ क्या हो रहे हैं, पलायन हो रहे हैं, जिससे शहर की जनसंख्या बढ़ रही है, शहरीकरण हो रहा है, और शहरीकरण होने से पानी का मांग काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, तो पानी की कमी के लिए भी जवाबदार कारक है। फिर लोगों के जीवन स्तर में बदलाव हो रहा है, इसके कारण जल की कमी हो रही है। जीवन स्तर में बदलाव का मतलब है, लोग जो एक बाल्टी में पानी में नहा लेते थे, आज स्विमिंग पूल में कूद के नहा रहे हैं। समझ में आ रहा है? मनोरंजन में पानी का ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है। हर तरह से लोगों का जीवन स्तर, लाइफ स्टाइल बदल रहा है, तो पानी की मांग और बढ़ रही है, तो पानी की कमी हो रही है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये क्वेश्चन का जो हमारा आंसर है, राइट, कंप्लीट होता है। राइट, क्वेश्चन नंबर 29। आगे पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 30। निम्नलिखित शब्दों का अर्थ बताओ। पहला नंबर है भूतापीय ऊर्जा, दूसरा नंबर है खनिज। तो भूतापीय ऊर्जा की प्रक्रिया के कारण भूमिगत सतह से अतिरिक्त भाप सतह पर आ जाती है, यानी इस प्रक्रिया में जो जमीन के अंदर का भाप है उसको सतह पर लाया जाता है, और इस भाप को नियंत्रित किया जाता है, और नियंत्रित करके इसमें से जो ऊर्जा प्राप्त करते हैं उसे बोलते हैं भूतापीय ऊर्जा। अंदर के जमीन की गर्मी को जमीन के सतह तक लाने के बाद उसको नियंत्रित करके उस ऊर्जा से जो ऊर्जा प्राप्त किया जाता है उसे भूतापीय ऊर्जा कहते हैं। भूतापीय ऊर्जा ये ऊर्जा का एक अपरंपरागत स्रोत है जो कभी खत्म होने वाला नहीं। ठीक है, खनिज क्या है? तो खनिज पृथ्वी की सतह के नीचे अनंत काल से चली आ रही अजैविक प्रक्रियाओं का परिणाम है, यानी हमारे पृथ्वी के नीचे, हमारे जमीन के अंदर असंख्य कई लाखों करोड़ों वर्ष पहले से एक प्रक्रिया हो रही है, राइट ना। उस प्रक्रियाओं के तहत खनिज का निर्माण होता है। खनिज ठोस भी होते हैं, खनिज द्रव भी होते हैं, और खनिज गैस भी होते हैं, जिनकी एक विशिष्ट रासायनिक और आणविक संरचना भी होती है। पृथ्वी की चट्टानों में अजैविक प्रक्रियाओं के कारण विशिष्ट आणविक संरचना का निर्माण होता है, और इन्हीं निर्माण के फलस्वरूप खनिज भी बनते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, अथवा शॉर्ट में भी लिख सकते हो, प्राकृतिक, कार्बनिक और अकार्बनिक। प्राकृतिक रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक प्रक्रियाओं के द्वारा निर्मित विशिष्ट रासायनिक संरचना वाले पदार्थ को खनिज कहते हैं। प्राकृतिक रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक प्रक्रियाओं के द्वारा, कार्बनिक प्रक्रिया मतलब जिस प्रक्रिया में कार्बन की उपस्थिति होती है, अकार्बनिक प्रक्रिया यानी जिस प्रक्रिया में कार्बन की उपस्थिति नहीं होती है। तो प्राकृतिक रूप से कार्बनिक और अकार्बनिक प्रक्रियाओं के द्वारा
जो विशिष्ट पदार्थ का रासायनिक संरचना के तहत निर्माण होता है उसे खनिज कहते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा ये क्वेश्चन नंबर 30 कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, राइट। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। तांबा की उपयोगिता बताओ। अब तांबा की उपयोगिता क्या है जानो। पहला नंबर, तांबा का उपयोग विविध प्रकार की मिश्र धातु बनाने के लिए होता है। तांबा का उपयोग अलग अलग प्रकार की मिश्र धातु बनाने के लिए होता है, जिसमें जस्ते में मिलाकर पीतल तथा कलई में मिलाकर कांसा बनता है। ठीक है, मिश्र धातु में कैसा है कि तांबा का उपयोग अलग अलग मिश्र धातु बनाने के लिए होता है। अगर तांबा को जस्ते में मिलाओगे तो पीतल बनेगा, और तांबा को कलई में मिलाओगे तो कांसा बनेगा। फिर सोना चांदी वगैरह में भी तांबा को मिलाया जाता है, राइट। फिर तांबा का उपयोग बिजली के साधन बनाने में होता है, टेलीफोन के साधन बनाने में, रेडियो के साधन, टेलीविजन, सिक्का, छपाई कार्य, रंगीन कांच, जंतुनाशक दवा, स्फोटक पदार्थ बनाने में भी तांबे का उपयोग किया जाता है। फिर तांबा विद्युत का सुवाहक है, अच्छा खासा इसके अंदर विद्युत का प्रवाह होता है, इसीलिए बिजली के तार बनाने में, बिजली के साधन बनाने में भी इसका उपयोग ज़्यादा से ज़्यादा आदिकाल से होता आ रहा है। और सर्वप्रथम अगर मानव ने किसी धातु का उपयोग किया तो वह धातु तांबा ही है। ठीक है विद्यार्थी मित्रों, आई होप क्वेश्चन नंबर 31 आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलो हम पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 32। सूती कपड़ा उद्योग के सामने चुनौतियां बताओ। भारत में सूती कपड़ा उद्योग के सामने क्या चुनौतियां आई हैं। तो पहला, उत्तम प्रकार के कपास की कमी, राइट। भाई सूती कपड़ा किससे बनेगा, कपास से, बट हमारे भारत में उत्तम यानी अच्छे प्रकार के कपास है लेकिन कम है, तो इस प्रकार से सूती कपड़ा उद्योग आगे नहीं जा पा रहा है। पुराने यंत्र और पद्धतियों का उपयोग, आज भी हमारे देश में पुराने यंत्र है, पुरानी पद्धति का उपयोग किया जा रहा है, जिससे सूती कपड़ा उद्योग को काफ़ी विकास नहीं मिल पा रहा है, काफ़ी गति नहीं मिल पा रही है। विद्युत की अनियमित पूर्ति, अब सूती कपड़ा उद्योग के लिए विद्युत पावर चाहिए 24 घंटे, वो चीज़ हमारे देश में आज भी पूरी तरह से संभव नहीं है। कृत्रिम रेशे के कपड़े से प्रतिस्पर्धा, अब हमारे देश का सूती कपड़ा उद्योग कृत्रिम यानी मानव निर्मित कपड़ा उद्योग से जो टक्कर ले रहा है, तो उस टक्कर में हार जा रहा है, क्योंकि कृत्रिम कपड़े कैसे होते हैं, सस्ते में मिल जाते हैं और अच्छे मिल जाते हैं, तो सूती कपड़ा उद्योग को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान हो रहा है। लोग सूती कपड़ा उद्योग ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ नहीं कर रहे हैं, सस्ते में अच्छा मिल जाए लोग वो समझ रहे हैं। ठीक है, वैश्विक बाजार में तीव्र स्पर्धा की समस्या, पूरे वर्ल्ड लेवल में देखा जाए वैश्विक बाजार में तो बहुत तेज़ी से कपड़ा उद्योग में स्पर्धा हो रही है, और उन सभी कपड़ा उद्योग में ज़्यादा ज़्यादा कृत्रिम कपड़े, नायलन कपड़े, यही सब मार्केट में आगे जा रहे हैं, तो सूती कपड़ा पीछे हो रहा है। ये था सूती कपड़ा उद्योग के सामने अलग अलग चुनौतियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, पश्चिम बंगाल में सन उद्योग का खूब विकास हुआ है, कैसे। तो सन उद्योग पश्चिम बंगाल में बहुत विकसित हुआ है, कारण की रीजन, सन उद्योग पश्चिम बंगाल में ज़्यादा से ज़्यादा विकसित हुआ, कारण की सन उत्पादन के क्षेत्र के पास में ज़्यादा भाग में मिली हुगली नदी स्थित, यानी जो पश्चिम बंगाल में सन उत्पादन का क्षेत्र है वो ज़्यादातर हुगली नदी के पास स्थित है, क्योंकि हुगली नदी में पानी अच्छा खासा है और सन उद्योग के लिए अच्छा खासा पानी चाहिए। तो पहला तो यही रीज़न है कि पश्चिम बंगाल में जितने भी सन उद्योग है हुगली नदी के पास में है। सस्ता मानव श्रम, अब सन उद्योग के लिए जो श्रमिक चाहिए पश्चिम बंगाल में सस्ते में श्रमिक मिल जाते हैं। बैंक तथा बीमा की सुविधा भी अच्छी खासी है पश्चिम बंगाल में, बैंक और बीमा की सुविधा, बैंक से लोन लेके सन उद्योग करना, बीमा ले लो उसके ऊपर। फिर निर्यात के लिए बंदरगाह की सुविधा भी पश्चिम बंगाल में है, सन को बेचने के लिए, सन से तैयार वस्तुओं को बेचने के लिए बंदरगाह चाहिए, वो भी बंदरगाह भी पश्चिम बंगाल में मिल जा रहा है। इन सभी कारणों से सन उद्योग पश्चिम बंगाल में खूब अधिक से अधिक क्या हुआ है, विकसित हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, रेलवे मार्ग की उपयोगिता बताओ। तो रेलवे मार्ग की उपयोगिता निम्नलिखित है। सबसे पहला, रेलवे मुसाफिर तथा माल सामान की हेर फेर के लिए उपयोगी है, मुसाफिर यानी हम लोगों का, और माल सामान का हेर फेर करने के लिए उपयोगी है। बुरे समय में अनाज तथा घास चारा की भी हेरा फेरी करने के लिए उपयोगी है। जब बुरा समय अर्थात समझो कि उत्तर प्रदेश में अकाल आ गया, सूखा आ गया, तो पंजाब से गेहूं उत्तर प्रदेश में लाना है, तो भाई पंजाब से गेहूं उत्तर प्रदेश का कैसे लाएंगे, रेलवे से ही लाएंगे। तो बुरे समय में अनाज तथा घास चारा का हेरा फेरी करने के लिए रेलवे उपयोगी है। संरक्षण की दृष्टि से सैनिकों तथा हथियारों के स्थानांतरण के लिए उपयोगी है।
संरक्षण सैनिकों का, एक जगह से दूसरे जगह पे सैनिक को जल्दी भेजना है और ढेर सारे सैनिक को भेजना है तो रेलवे, प्लस हथियारों का भी हस्तांतरण करना है, एक जगह से दूसरे जगह पे हथियार सप्लाई करने हैं तो उसके लिए भी रेलवे उपयोगी है। समय, सुरक्षा तथा सुविधा के लिए भारतीय रेल सेवा उत्तम गिनी जाती है। हाँ, थोड़ा समय ज़्यादा लगेगा बट आप सुरक्षित और सुविधापूर्वक एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकते हो। रेल में बैठ के एक जगह से दूसरी जगह जाना, ऐसा मतलब है आप घर में ही हो अपने। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इस तरह से 34 हमारा होता है कंप्लीट। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, भारत में आर्थिक विकास हो रहा है ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? यानी हमारे देश का आर्थिक विकास हो रहा है ऐसा हम कैसे कह सकते हैं? तो आंसर है, भारत में आज़ादी के बाद के वर्षों में प्रति व्यक्ति आय क्रमशः बढ़ी है। यानी जब हमारा देश आज़ाद हो गया, राइट, उस समय से लेके आज तक की अगर मैं तुलना करूं तो भारत की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ी है। हाँ, बीच में घटी भी है बट बढ़ी है। पहला पॉइंट, देश के खाद्यान्न, आवास, वस्त्र, कोयला, बिजली, अन्य उपभोक्ता वस्तु आदि की खपत में वृद्धि हुई है। यानी खाद्यान्न में वृद्धि हुई है, आवास में वृद्धि हुई है, वस्त्र उद्योग में वृद्धि हुई है, कोयला विभाग, बिजली विभाग, हर जगह देखा जाए तो हर क्षेत्र में कुछ न कुछ प्लस तो हुआ ही है। इन सब आधार पे कह सकते हो देश का विकास तो हो रहा है, क्योंकि अर्थतंत्र से जितने भी क्षेत्र जुड़े हुए हैं उन सबका विकास तो हो ही रहा है, तो देश का विकास तो होगा ही। शिक्षा, स्वास्थ्य, परिवहन, संचार सेवाओं की भी खपत में वृद्धि हुई है। देश में शिक्षा का प्रमाण बढ़ा है, स्वास्थ्य सुधरा है, परिवहन का विकास तेजी से हुआ है, संचार की प्रक्रिया भी ज़्यादा से ज़्यादा देश में विकसित हुई है। तो इन सब आधार पे भी हम बोल सकते हैं कि भारत देश का विकास हो रहा है। परिणाम स्वरूप लोगों का जीवन स्तर सुधरा है। सबसे बड़ा पॉइंट तो ये है कि हमारे भारत के लोगों की लाइफ स्टाइल, जीवन स्तर में काफ़ी ज़्यादा पहले की तुलना में आज के समय में देखा जाए तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आया है और जीवन स्तर का सुधार ये बताता है कि भारत देश का आर्थिक विकास हो रहा है। जरूरत पहले से बेहतर तरीके से पूरी हो रही है। लोगों की ज़रूरतें पहले भी थी और आज भी है, लेकिन पहले ज़रूरतें नहीं हो पा रही थी पूरे, क्योंकि ज़रूरतों को पूरा करने के लिए लोगों के पास पैसे नहीं थे या अपर्याप्त थे। लेकिन आज के डेट में व्यक्ति अपनी एक नॉर्मल आवश्यकताओं की पूर्ति कर ले रहा है। यह कथन बता रहा है कि भारत देश का विकास हो रहा है। इसीलिए यह कहा जा सकता है कि भारत में आर्थिक विकास हो रहा है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से ये हमारा क्वेश्चन नंबर 35 होता है पूरा। आई होप आप सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, पर्यावरण की सुरक्षा के लिए कौन से कदम उठाए गए हैं? तो राष्ट्रीय स्तर पर पर्यावरण जागृति के लिए सरकार विभिन्न तरह से प्रयास कर रही है। राष्ट्रीय स्तर पर जैसे कि देश के मुख्य शहरों में प्रदूषण की जानकारी दी जाती है। कौन से शहर में कितना प्रदूषण है, बढ़ रहा है, किस लेवल से बढ़ रहा है, उसको कैसे कम करना है, ये सबका जानकारी। प्रदूषण पर नियंत्रण रखने के लिए केंद्र सरकार, राज्य सरकार प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की है। हमारे देश में प्रदूषण पर नियंत्रण पाने के लिए केंद्र सरकार के साथ साथ राज्य सरकार ने मिलकर एक एक्ट बनाया है, प्रदूषण नियंत्रण एक्ट। इस एक्ट के तहत अगर कभी भी किसी भी तरह से अगर प्रदूषण बढ़ रहा है तो उसको कम करने का हर एक संभव प्रयास किया जा रहा है। ठीक है। विश्व भर में 5 जून को पर्यावरण दिवस घोषित कर दिया गया है, यानी विश्व भर में 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया जा रहा है। राइट, जागृति लाने के लिए लोगों को पता होना चाहिए कि पर्यावरण क्या है, और अगर पर्यावरण को किसी भी तरह से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नुकसान हो रहा है तो व्यक्ति को, राइट, व्यक्ति का एक नैतिक कर्तव्य है कि उस व्यक्ति को हर एक तरह से ऐसे संभव प्रयास करने चाहिए जिससे पर्यावरण हमारा सुरक्षित रहे। 1981 में भारत सरकार ने वायु प्रदूषण नियंत्रण धारा पास किया। इस धारा के तहत अगर कोई भी इकाई से किसी भी तरह का प्रदूषण होता है, खास करके वायु प्रदूषण मतलब हवा प्रदूषण, जैसे कि मथुरा में रिफाइनरीज कंपनियां था, उसके वायु प्रदूषण के द्वारा ताजमहल के रंग फीके पड़ते जा रहे थे। ताजमहल का जो एक मतलब पहचान था वह धीमे धीमे घटता जा रहा था। सफ़ेद रंग का था लेकिन पीला कलर होता जा रहा था। तो सरकार ने सबसे बड़ा एक्शन क्या लिया, मथुरा में जितनी भी रिफाइनरीज कंपनियां ताजमहल के आसपास थी, तो ताजमहल को गंदा कर रही थी, वो सबको बंद करा दिया और उसको दूसरे एरिया में एस्टैब्लिश कर दिया। ठीक है। उसके बाद
ओजोन स्तर में छिद्र, परमाणु के कचरे का निकाल और जैविक विविधता बनाए रखने के लिए वैश्विक समझौते भी किए गए हैं। भारत के साथ साथ दूसरे देश भी मिलकर अलग अलग टाइप के ग्लोबल मीटिंग, वैश्विक मीटिंग रखे हैं। उस वैश्विक मीटिंग में सबसे बड़ा मीटिंग है कि ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है, ओजोन का जो क्षय हो रहा है, सूरज की पराबैंगनी किरणें जो ओजोन को छिद्र कर रही हैं, उस ओजोन को बचाने के लिए हमारा देश नहीं, बिल्कुल समुच्चय विश्व, राइट, अलग अलग तरह से मीटिंग करके ओजोन का जो डिप्लेशन हो रहा है उसको कम कैसे किया जाए, ओजोन को बचाया कैसे जाए, इन सब के बारे में बार बार समझौते किए जा रहे हैं। इन सब बातों के आधार पर हम ये बोल सकते हैं कि पर्यावरण की सुरक्षा के लिए हमारे देश में तो अलग अलग कदम उठाए जा ही रहे हैं, पूरे विश्व में अलग अलग तरह से कदम उठाए जा रहे हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, आई होप आपको 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर अच्छे से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट हमारा 37 है, भवाई कला के विषय में टिप्पणी लिखो। तो विद्वानों ने भवाई को भाव प्रधान नाटक कहा है, अर्थात ऐसा नाटक जिसके अंदर भाव प्रदान किया जाता है, राइट, यानी जिसके द्वारा अगर हमें कुछ समाज में कुछ अगर बुराइयां हैं, अगर उस बुराइयों को दूर करना है तो सबसे पहले व्यक्ति के अंदर उस बुराइयों का भाव प्रकट करना पड़ेगा कि ये बुराई या खराब है, ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा भवाई है, ठीक है। भवाई नाटक असाइयत ठाकर द्वारा शुरू की गई थी। गुजरात में लगभग 700 वर्ष पुरानी ये कला है भवाई, ठीक है। कम खर्च में अगर लोगों को शिक्षा देना है और शिक्षा देने के साथ साथ अगर मनोरंजन भी कराना है तो यह कला सोलंकी युग का एक काफी फेमस कला है। इस कला को सबसे ज्यादा प्रोत्साहन, इस कला का सबसे ज्यादा विकास सोलंकी युग में हुआ है। अधिकांश पर्दों के बिना होने वाले नाटक, हल्की शैली और मुगल वाद्य संगीत प्रधान नाटक और वेश भवाई की विशेषता रही है। पर्दे के पीछे करना, राइट राइट, और इसके अंदर साथ ही साथ हल्की शैली, उसके बाद मुगल वाद्य संगीत के साधन, ये सब को यूज़ करके भवाई किया जाता है, जो काफ़ी अच्छा है। फिर भवाई की विषय वस्तु में सामाजिक कुरीतियों का प्रतिकार भी है, यानी जो सामाजिक कुरीतियाँ हैं जैसे कि क्या बोलते हैं, दूध पीती प्रथा, उसके बाद सती प्रथा, उसके बाद बाल विवाह, ये जो समाज की पुरानी कुरीतियाँ हैं जिनसे हमारा विकास, देश का विकास अवरोधक में आता है, ये सब पुराने विचारधाराओं से हमारा देश आगे नहीं बढ़ रहा है, तो इन सब कुरीतियों को कम करने का एक अच्छा माध्यम है भवाई। भवाई करके लोगों के जहन में ये डालते हैं कि ये कुरीतियाँ समाज के लिए बहुत ही घातक साबित हो रही हैं और आगे जाके बहुत घातक साबित होंगी, जिससे लोगों को अवेयर किया जाता है, जागृत किया जाता है भवाई के नाटक के द्वारा, जिससे लोगों को समझ में आए कि क्या सही है समाज में और क्या गलत है। तो विद्यार्थी मित्रों, इस तरह से हमारा सामाजिक विज्ञान गाला असाइनमेंट 2026 का पेपर नंबर 1 विभाग भी होता है पूरा। आई होप आपको समझ में आएगा। जय हिंद, राधे राधे।